नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जी हां, खबर नवादा से आ रही है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अलग अलग जगहों पर कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब इस वक्त तहकीकात इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन हालातों में और किन वजहों से इन लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के अंदर 6 लोगों ने मौत 6 लोगों की हुई है जो संदिग्ध परिस्थितियों में बताई जा रही है। परिवार में इस वक्त कोहराम की स्थिति है। खरीदी बीघा गांव जो नाम इस वक्त सामने आ रहा है, यहां से कई लोगों की मौत हुई है जिनमें मृतक दिनेश की मौत, जिनकी पत्नी का ये कहना है कि शराब पीने की वजह से इन लोगों की जान गई। अलग अलग अस्पतालों में कई लोग इस वक्त इलाजरत भी हैं और प्रशासनिक अमले की तरफ से इस वक्त ये कहा जा रहा है, डीएम और एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, जांच कराई जा रही है और इस वक्त खबर ये भी कि मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसे में ये एक बड़ी परेशानी कि आखिर मौत किन वजहों से हुई, इसका पता कैसे लगाया जाए। तो देखिए, आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि इन लोगों की मौत जो है वो शराब पीने की वजह से हुई, जैसा कि परिवार के लोगों का ये आरोप है। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि होली का मौका होने की वजह से इन सभी लोगों ने शराब का सेवन किया हुआ था। देखिए, ये वो बिहार है और उस बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खरीदी बीघा, जहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू है। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि इन लोगों ने शराब पी थी और शराब पीने के बाद ही इन सभी की मौत हुई है। सभी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर डीएम और एसपी ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। परसुने से दारू पी रहे थे, परसुने से तो सोचे ना कि कल भी पिया है, तो सोचे कि सुतल है तो सलाह नहा पिला के सुता दिए कि उठेंगे। तो फिर देख रहे तो हो था तो चाय पिलाए कि तो अचार उचार ले मुँह के साथ दिए, इसलिए उठेंगे तो देखते कि सुतले उठवे निकले हैं। क्या लगता है कि शराब से ही मौत हुआ है? हमको तो लग रहा है शराब से मौत। दारू पीने की वजह से खत्म हो गया, देख कर गया। होली था और पिए खाया, अपना गाना बजाया, गाना ये सब पिए खाया, उसके बाद आके सो गया। हम सोचे नशा में उतर जाएगा, उसके बाद नहीं उठा। भदौली पंचायत का ही टोला खरीदी बीघा है और गोंदापुर, यहाँ जहरीली शराब पीने से 8 आदमी खरीदी बीघा में मर चुका है और 5 आदमी गोंदापुर में मर चुका है। ये जहरीली शराब पीने के कारण हुआ है। होली से अब लेकर अब तक लगभग 15 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन मौन है, चूंकि प्रशासन कहता है कि मुझे आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, हॉस्पिटल में डेड बॉडी नहीं है। अभी 7 आदमी एम्बुलेंस से गया पटना। और सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, प्रशासनिक अमले की तरफ से उनकी तहकीकात क्या कहती है, किन वजहों से 24 घंटे के अंदर इन लोगों की मौत हुई? जी देखिए, अभी यहाँ पे प्रशासन की कोई भी टीम यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, केवल स्पेशल ब्रांच और आईबी की टीम यहाँ पे तहकीकात कर रही है। जब हमने जिले के एसपी और डीएम से जब फोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि अभी उनके संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सदर अस्पताल में भी किसी की एंट्री नहीं है। तो लिहाजा जब उनकी ये जानकारी जब उन्हें न्यूज 18 के माध्यम से मिली है तो उन्होंने कहा है कि अभी पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी। और जो वजह जो अभी फिलहाल यहाँ जो गांव में जो बताया जा रहा है, आपको ये बता दूं कि सभी लोगों ने कुल 6 परिजनों की कंफर्म मौत के नाम सामने आए हैं, जिन्होंने से 2 के परिजनों ने बताया है कि वो अनिल जो परिजनों की तरफ से आधार दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शराब पीने की वजह से इन लोगों की मौत हुई होगी, वो भी शंका ही जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में उस आधार के तहत उनके पास क्या जानकारी है? क्या यहाँ इन इलाकों में शराब मिलती है, उसका सेवन लोग कर रहे हैं आसानी से? जी देखिए, मैंने जब मृतक रामदेव यादव और जो गोंदापुर के रहने वाले हैं और दिनेश उर्फ शक्ति जो खरीदी रहने, उनके परिजनों से हम लोगों ने जब बात की, मीडिया की टीम ने जब बात की तो उन्होंने स्पष्ट बताया उनके परिजनों की होली के समय वो शराब लेकर आए थे और शराब लेने के बाद उनकी जो है तो तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते फिर 1 दिन के बाद सभी की मौत हो गई। और पिछले 24 घंटे में अभी देखिए आधिकारिक पुष्टि कैसे हुई है मौत ये अभी नहीं है। अभी तक कुल 12 लोगों के नाम जो है सो आ चुके हैं और 7 लोगों की अभी ऐसी सूचना मिल रही है कि 7 लोगों को निजी अस्पताल में अभी नवादा से रेफर किया गया है।
हालांकि अभी ना तो उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया और ना ही उन्हें जो रेफरिंग इंस्टीट्यूट है वहां अभी नहीं अभी किसी को भेजा गया। तो कुल मिलाकर अभी ये कहें कि अभी तक प्रशासन की नजर में अभी इस घटना की कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई है, मगर गांव के लोगों का स्पष्ट यही कहना है कि शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद एक एक करके मौत होती चली गई है, जिसमें से कुछ लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है और कुछ लोग जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जुट गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। इसीलिए सवाल कि क्या शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई? प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तहकीकात की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, टीम इसमें लगी हुई है और क्या वजह रही इसके लिए इंतजार करना होगा। और बेगूसराय से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत हो गई है और परिजनों की माने तो परिजन ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने साथियों के साथ शराब पी थी होली के दिन और उसके बाद उनकी मौत हुई है। घटना बखरी थाना के गोड़ियारी गांव की है। मंगलवार की शाम शराब पीने वाले 3 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पहले तीनों को बखरी में इलाज के लिए ले जाया गया, फिर डॉक्टर ने उनको बेगूसराय रेफर कर दिया और बेगूसराय ले जाने के दौरान गुड़ियारी गांव निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सैनी की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कांडों का खुलासा हो पाएगा। तो बेगूसराय से दोस्ती में सब बैठ के पी खाए थे, उसी में रात भर ठीक थे। सुबह हुआ था उसका पेट में उभरना चालू हो गया था, उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में विशाल यहाँ ले गए थे, वो रेफर कर दिए थे। रेफर करने के बाद हम बेगूसराय लेके जा रहे थे, उसी में डेथ कर गए थे। होली के दिन पीने के 5 आदमी मिल के पिया था, समझे। उसके बाद भर दिन होली दिन ठीक था, होली बिहान भर भी ठीक था, भर दिन होली दिन ठीक ठाक रहा, समझे। कल भर दिन ठीक था, 6 बजे शाम को एकाएक उसको लड़पुआर हो गया। तो हम डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर के यहाँ ले गए थे विशाल कुमार के यहाँ, समझे। तो उनके यहाँ जब ले गए तो रेफर कर दिए बेगूसराय जा रहे रास्ते में एक्सपायर कर गए। सूचना मिली थी कि शराब पीने से 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। दोनों व्यक्ति का जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जैसा रिपोर्ट आता है उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय से आदेश मिला है कि जाकर स्थिति को देखिए और तुरंत ही डेड बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए ताकि जांच में यह पता चल सके कि मृत्यु का कारण। और हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, परिवार वाले कह रहे हैं कि होली के दिन इन्होंने शराब पी थी और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन प्रशासन क्या कह रहा है और क्या ये माना जाए कि वाकई इनकी मौत भी उसी परिस्थिति में हुई है जैसा कि दूसरे मामले सामने आ रहे हैं पूरे बिहार से? जी बिल्कुल, जो परिस्थितियां अभी सामने आए हैं उसमें ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि होली के दिन जो भी मृतक हैं इन्होंने अपने साथी लोगों के साथ शराब पी थी और शराब पीने के बाद अगले सुबह इनकी हालत बिगड़ने लगी। तब इन्हें डॉक्टरी इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां इनकी जिंदगी नहीं बच सकी और इनकी मौत हो गई। हालांकि जो परिजन थे उन्होंने प्रशासन को सूचना भी नहीं दी और इनके दाह संस्कार करने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन को जब पता चला और इस मामले की जानकारी हुई तो शराब पीने की वजह से इनकी मौत हुई है, तो दाह संस्कार के लिए ले जाते वक्त प्रशासन ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी जो हमारी प्रशासनिक पदाधिकारियों से जो बात हुई है उनमें उनका कहना है जो शराब पीने से मौत की पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है जो होली के दिन इन्होंने शराब पी थी और अगले सुबह इनकी हालत बिगड़ी है, तो कहीं न कहीं दोनों बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई है, जहरीली शराब से हुई है या कोई अन्य वजह थी। फिलहाल प्रशासन पूरी तत्परता से इसकी जांच में जुट गई है। जी चलिए संतोष, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि पुलिस प्रशासन यह दावा कर रहा था कि शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग है और ऐसी संभावना भी जताई जा रही थी
कि होली के वक्त शराब को खपाने की तैयारी होगी। शराब तस्कर अवैध शराब बना चुके हैं और इसकी बिक्री होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसे प्रशासनिक चूक जरूर कहेंगे जो शराब तस्कर ये जहरीली घूंट बेचने में कामयाब हुए। और बिल्कुल बेगूसराय के बाद मुजफ्फरपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आई, जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। परिजनों का यह कहना है कि होलिका के दौरान दोस्तों की तरफ से सुजीत नाम के शख्स को घर से बुलाया जाता है, अपने साथ लेकर ये सभी उसे गए और उसके बाद इसे शराब में जहर मिलाकर पिला दिया गया, जिससे इसकी मौत हो जाती है। हालांकि परिजनों के इस आरोप के बाद प्रशासनिक अमले की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये जाहिर किया जा सकता है, ये पुख्ता किया जा सकता है कि क्या मौत के पीछे जहरीली शराब एक बड़ी वजह रही। फिलहाल तमाम चीजें तफ्तीश के दायरे में है, लेकिन सवाल इन तस्वीरों के साथ एक बार फिर से वही कि आखिर ये जहरीली शराब की घूंट इन लोगों तक पहुंच कैसे रही है। प्रशासनिक अमले के दावे क्या सिर्फ सिफर साबित हो रहे हैं। यह खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर मृतक का नाम सुजीत कुमार बताया जा रहा है और परिजनों ने होलिका दहन के दिन शराब पीने की बात कही है। मिलकर दारू पिलाया, पिया। रात में 9 बजे हम फोन किए तो कहा कि नहीं आएंगे, दारू पिया दिया, सब से हमको आने का भी अच्छी नहीं है। सवेरे 6 बजे आया तो उतरने के बाद वो कर रहा था ऐसे। उसके बाद वो 12 बजते बजते उसको कहा कि पापा हमको आँख सूझबे नहीं करता है। इसके बाद उसको हम ले गए यहाँ से बेल आँख दिखाने के लिए, वो डॉक्टर उसका नहीं लिया भर्ती। उसके बाद गए कच्ची पक्की नंगसुर बाबू को, तो वो भी भर्ती नहीं लिया इसे। उसके बाद गए प्रशांत में तो भर्ती लिया, जब ही जो ही मशीन पर चढ़ाया तो कहा कि इसको दारू में जहर दे दिया है इसे। और अब बात करते हैं बिहार एसटीएफ के कामयाबी की। बिहार एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पटना और दानापुर के इलाकों में 2 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने उनकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि पटना और जहानाबाद में एक साथ छापेमारी की गई और इस दौरान 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद के विस्तौल से 2 नक्सली परशुराम सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं इनके पास से कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। इधर दानापुर के गजाधर चक से नक्सली गौतम सिंह को एसटीएफ ने दबोचा है। गौतम सिंह के पास से 4 डेटोनेटर के साथ कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए तीनों बदमाश बिहार झारखंड में नक्सलियों को हथियार की सप्लाई करते थे। और बड़ी खबर आरा से आ रही है इस वक्त, जहां पर बालू घाट पर फायरिंग की गई है। जी हां, वर्चस्व को लेकर 2 गुट आपस में ही फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। आरा से ये बड़ी खबर, जहां पर बालू घाट पर फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग में एक शख्स को जख्मी हुआ है। कोइलवर थाना के कुमालू चक बालू घाट की यह घटना, तस्वीरें आपके सामने देखिए। अवैध रूप से बालू का उठाव और बालू घाट पर वर्चस्व की लड़ाई की एक और तस्वीर आपके सामने है, जहां पर 2 गुट आपस में फायरिंग करते नजर आए। एक शख्स को गोली लगी है जो जख्मी है। और इधर पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में खूनी खेल शुरू हो गया है। तस्वीर खगड़िया से आई है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर खूनी खेल खेला गया है और एक शख्स की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि गोगरी अनुमंडल के पसराहा गांव में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके दोस्त निपेंद्र को तब गोली मार दी जब वो घर के बाहर खड़े थे। इस घटना में निपेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आरजेडी नेता साकेत सिंह के पेट में गोली लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता साकेत सिंह पंचायत चुनाव में अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और इसी को लेकर उन पर हमला किया गया। आरजेडी नेता साकेत सिंह की माने तो पसराहा का कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह, जो जेल में बंद है, और उसकी पत्नी पसराहा से मुखिया का चुनाव लड़ रही है और उसी ने उन पर गोली चलवाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी अपना देवर सुड्डू सिंह और एक माधीपुर का लड़का है सुजीत के साथ आ रहा था। वही बोला यही हमको मुखिया नहीं बनने देगा, मारो इसको। नीतू कुमारी बोली, सुड्डू सिंह और सुजीत सिंह गोली चलाए। निपेंद्र को गोली लगी,
वहीं पर गिर गया है, सब लोग हमको उठा के लेके आया है हॉस्पिटल। मतलब गोली सर 2 लोगों को लगी है? हाँ, हमको और निरंतर को। और कटिहार से खबर है, जहां पर कटिहार जिले में लोक शिकायत पदाधिकारी जो हैं उनके ऊपर एक युवती ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस युवती का यह आरोप है कि इसे लेकर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है और इसके बाबत उसने मुलाकात की डीआईजी से और डीआईजी ने उसे जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। बताते चलें कि बारसोई अनुमंडल में पोस्टेड लोक शिकायत पदाधिकारी दिनेश राम पर शादी के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। युवती के मुताबिक दिनेश राम सहरसा में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे और तब वो इनके संपर्क में आई, लेकिन जब शादी की बात आई तो वो मुकर गए। पीड़ित की माने तो सहरसा के महिला थाने में वो शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। गए थे महिला थाना में, मेरा मामला आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो अभी कहाँ गई थी? अभी हम डीआईजी साहब से मिलने गए थे, डीआईजी साहब से मेरी बात हुई, मिले भी, उनको आवेदन भी हम दिए इस केस के मामले में। तो डीआईजी साहब बोले कि ठीक है आप जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कुछ पारिवारिक काम से ही ये लोग मिले थे उनसे और उसी क्रम में इनसे नज़दीकी बढ़ने की बात आवेदिका ने बताई है। और जैसा उस आवेदन में चर्चा था कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इस आवेदन की जांच प्रॉपरली की जाएगी और जो उचित होगा, जो सही आएगा जांच उपरांत, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। साल 2020 के उस वक्त को याद कीजिए जब कोरोना का कहर टूटा था। पूरे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, बाजार से लेकर सड़कें गलियां सब सूनी पड़ी हुई थी और कोरोना अपना कहर बरपा रहा था। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वो वक्त लौट रहा है। ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, लेकिन लोग अब भी सावधान नहीं है। हर जगह लापरवाही देखी जा रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। तो देखिए, 3 अप्रैल से सिमडेगा में हॉकी जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन होना था, लेकिन अब उस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। कोरोना का लगातार विस्तार और उसके संक्रमण में तेजी की वजह से झारखंड में भी इसके मामले लगातार बढ़ते हुए और सिमडेगा में जूनियर हॉकी चैंपियनशिप स्थगित की गई है। टूर्नामेंट पर इसका कहर दिख रहा है। खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कल सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ हॉकी टीम के 5 खिलाड़ियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। कुल 12 लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन और टूर्नामेंट की आयोजन संस्था हड़कंप में आ गई। इसके बाद सिमडेगा के एकमात्र एस्ट्रोटर्फ मैदान को फिलहाल सील किया गया है। खिलाड़ियों को आइसोलेट करते हुए सैनिटाइजेशन के आदेश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आपात बैठक करते हुए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और सिमडेगा आने वाले सभी टीमों के खिलाड़ियों की जांच की जा रही है। वहीं एहतियातन टूर्नामेंट को स्थगित किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है क्योंकि इस टूर्नामेंट को लेकर के तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। 3 अप्रैल को ये टूर्नामेंट का आयोजन होना था, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। इधर एक साथ 11 खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बाकी आने वाली टीमों को रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया है। टीम आई है, उसमें से 5 या 6 संभवतः पॉजिटिव निकल गए हैं और हमारे झारखंड के भी जो खिलाड़ी हैं वो भी पॉजिटिव निकल गए हैं। क्योंकि वो लोग सब साथ में आए हैं तो चांसेस है कि उनका इन्फेक्शन दूसरे को लग चुका होगा। अभी मान लीजिए वो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आए हों, लेकिन पॉजिटिव तो होने की संभावना है और ऐसे सारे प्लेयर्स को तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा जो साथ में आए हैं, क्योंकि वो लोग सेम एक ही डिब्बा में आए हैं, रेल के डिब्बा में, और जर्नी किए हैं, साथ में खाना पीना खाए हैं और बच्चे हैं, एक दूसरे का पानी वगैरह भी पिए होंगे, तो संभवतः चांसेस है कि इन्फेक्शन फैल गया होगा। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ श्रीराम पुरी जुड़ चुके हैं। श्रीराम, क्या ये माना जाए कि इस वक्त
इसकी ज्यादातर आशंका थी, जिस पर अब विराम लगाया गया है कि टूर्नामेंट पूरी तरह से स्थगित इस वक्त एहतियातन तौर पर। जी देखिए, उपायुक्त ने बैठक की, आपात बैठक करके निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस आयोजन को अगली तिथि तक बढ़ा दिया जाए। और हॉकी इंडिया ने भी ट्वीट कर जानकारी दे दी है कि तिथि चल गई है, 3 तारीख को मैच नहीं होगा, अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। क्योंकि 5 खिलाड़ी चंडीगढ़ के पॉजिटिव हैं और झारखंड के 6 खिलाड़ी, हर एक कोच पॉजिटिव हो गए हैं। तो सारे लोगों को आइसोलेट किया गया है और जो स्टेडियम है उसे सील कर दिया गया है। आइसोलेशन में सभी को रखा गया है और प्रॉपर जो इलाज होता है वो चल रहा है, डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। और जो फिलहाल एहतियात के तौर पर इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, स्टेडियम को सील किया गया है और जो आइसोलेशन सेंटर जो बनाया गया है महिला कॉलेज को, उस पर जो भी पॉजिटिव आए हैं उन्हें रखा गया है। और जो खिलाड़ी जो पॉजिटिव नहीं है उन्हें स्टेडियम परिसर पर ही आइसोलेट करके रखा गया है, प्रिकॉशन में रखा गया है, ताकि आगे देखा जाए 2 दिन के बाद। टूर्नामेंट के लिए कई टीमें आ रही थी कई अलग अलग राज्यों से, तो क्या सभी टीमों को फिलहाल इंटीमेट कर दिया गया है इस स्थगन को लेकर? जी 28 टीमों का आना था सिमडेगा, उसमें सिर्फ चंडीगढ़ पहुंची थी। महाराष्ट्र की टीम आ रही थी, उसे स्टेशन से ही राउरकेला से वापस किया गया है। बाकी जितने भी स्टेट हैं सबको निर्देश दे दिया गया है कि वो जहां है वहीं से वापस चले जाए। और कोई टीम अभी सिमडेगा आ नहीं रही है, सिर्फ चंडीगढ़ आई थी। चंडीगढ़ में 5 खिलाड़ी पॉजिटिव निकले थे और इस खेल को स्थगित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीरामपुर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बाकी जो टीमें यहाँ पर 28 टीमों को इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए सिमडेगा पहुंचना था, फिलहाल बाकी सभी टीमों को जानकारी देते हुए रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया है। आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ के 5 खिलाड़ियों में कोरोना की पुष्टि हुई, वहीं झारखंड के 6 खिलाड़ियों में, साथ ही कोच में कोरोना की पुष्टि के बाद फिलहाल सभी खिलाड़ियों को आइसोलेट किया गया है। तो झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग हो गया है और झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने 33 ऐसे बीमारियों को चिन्हित किया है जिनका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। और अब इन 33 तेजी से संक्रमित होने वाली बीमारियों की ऑनलाइन सर्विलांस होगी। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत अब सभी एएनएम को अपने क्षेत्र की 33 प्रकार की बीमारियों से प्रभावित लोगों का डाटा रोज इस पोर्टल में फीड करना होगा, ताकि किसी खास बीमारी से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ने पर तत्काल कार्रवाई कर रोकथाम किया जा सके। इसको लेकर सरायकेला जिले में सभी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1 अप्रैल से ये पोर्टल ऑनलाइन काम करेगा। जो सर्वेक्षण सर्विलांस करती है डिजीज का, तो उसका पूर्व में ये 22 बीमारी का ऑफलाइन हम लोग करते थे। अब वो कंप्लीटली डिजिटलाइज हो गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत गांव लेवल से जो HSC लेवल में एनएम को करना है ऑनलाइन डाटा एंट्री, उसकी फिर कंप्लायंस PSC, CSC और जिला के तहत होना है। ये ऑनलाइन पोर्टल है। अब 33 तरह के रोगों का सर्वेक्षण सर्विलांस वो जो है ना ऑनलाइन होगा। पूरा डिजिटल के माध्यम से डेली अपडेट करना पड़ेगा, ताकि इसको कहीं से भी हम लोग सर्विलेंस के तहत या मॉनिटरिंग के तहत देखते रहेंगे और कभी भी किसी तरह का अनटुवर्ड्स कहीं कुछ मिलता है डिजीज कंडीशंस में, तो हम लोग उसको तत्काल प्रभाव से उसमें कार्य करते हुए उसको रोकने का प्रयास करेंगे। और देखिए, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए, या यूं कहें कि कोरोना की संक्रमण की रफ्तार को धीरे करने के लिए टीकाकरण में एक बड़े बदलाव के साथ 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वैक्सीनेट किया जाएगा। अब तक जो नियम और कानून थे उसके अनुसार 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों को टीकाकरण किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें तब्दीली लाते हुए 1 अप्रैल यानी कि कल से वो तारीख होगी जब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और ऐसे में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस टीकाकरण की रफ्तार तो तेज होगी ही, कोरोना पर लगाम लगाने में ये कदम ज्यादा कारगर और सफल साबित होगी। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।